हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और 30 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ चैत नवरात्रि की नवमी की भी शुभकामनाएं। तो पहला आर्टिकल हम लेंगे हेट स्पीच पे। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही रिमार्केबल स्टेटमेंट दिया है इस आर्टिकल में, अगर आप देख सकते हैं तो। हेट स्पीच इज हैपनिंग बिकॉज स्टेट इम्पोर्टेंट, और एक काफी बड़ा स्टेटमेंट है और इसके ऊपर सेंटर ने रिएक्ट भी किया शार्पली। Now it will stop if politics and religion are segregated, says Justice Joseph ने तो कहा कि अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेग्रीगेट कर दिया जाए तो ये कम हो सकता है, या फिर कम नहीं, पूरा शब्द लिखा है स्टॉप, रुक सकता है। The Supreme Court said Wednesday that hate speech is happening because the state is important, the state is powerless, the state doesn't act in time and will stop the moment politics and religion are segregated. ठीक है, तो ये बिल्कुल रुक सकता है अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेग्रीगेट कर दिया जाए। उसके साथ बीवी नागर रत्ना ने ये भी बात बोली कि व्हाई डू वी हैव अ स्टेट एट ऑल व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग। और ऐसा क्यों बोला गया, स्टेटमेंट क्यों पास हुए, क्योंकि एक केस फाइल हुआ था जहां पे 2022 मई में जेनोसाइड हुआ, जहां पर क्रिश्चियंस और हिंदूज पे अटैक हुआ और एक रैली में ऐसी घटना घटी थी, उसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। उसके साथ एक्सचेंजेस इन द कोर्ट रूम कम अमिड राइजिंग एक्सीडेंट्स ऑफ हेट स्पीचेस एंड एक्ट्स ऑफ वायलेंस फ्यूलिंग कंसर्निंग एंड raising fears especially among minorities. The bench has flagged the inability of a state to act when it is needed most and has said it will stop if policies and religion are segregated. आप देख रहे होंगे कि हाल के समय में हेट स्पीच को लेकर के और साथ ही साथ एक तरीके के कंसर्न और इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं माइनॉरिटीज को लेकर के भी, और हेट स्पीचेस के मुकदमे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक घंटी है और एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी महसूस करी जा रही है अथॉरिटीज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि स्टेट का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल स्टेट्स की बात नहीं हो रही है। स्टेट का मतलब सरकार, अगर वो ठीक तरीके से बिहेव करे तो ये रोका जा सकता है। और इस तरह के जितने भी जेनोसाइड होते हैं या फिर कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां लोगों को नुकसान पहुंचता है या फिर उनकी हत्याएं होती हैं, तो वो अपने आप में गलत चीज है। अपीयरिंग फॉर द सेंटर, मेहता टोल्ड द कोर्ट दैट इन तमिलनाडु अ स्पोक्सपर्सन ऑफ डीएमके सेड व्हाटएवर पेरियार सेज शुड हैव बीन डन। इफ यू वांट इक्वालिटी यू मस्ट बचर ऑल ब्राह्मण्स। तो ये जो स्टेटमेंट पास किया गया है ये अपने आप में एक काफी खतरनाक स्टेटमेंट है। बुचर का मतलब ही गलत है यहाँ पर, तो उसको हाईलाइट करते हुए जस्टिस जोसेफ ने हंस के बात बोली, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, आई वुडंट लाफ इट अवे, दैट मैन डज नॉट फेस FIR। नॉट ओनली दैट, ही कंटिन्यूज टू बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने इस बात में बोला कि द स्टेटमेंट इज वेरी रूड, वेरी हार्श। As Justice Joseph laughed, Mehta said, "It is not a laughing matter." इन्होंने मेहता ने इस बात को बोला, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे केस को सरकार की तरफ से। उन्होंने बोला कि ये जो स्टेटमेंट है जहां पे बोला कि ब्राह्मण्स को बुचर किया जाए, ये एक हंसने वाली बात नहीं है और FIR फेस करनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, ही कंटिन्यूज टू बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद जस्टिस जोसेफ ने कहा, आज इफ द सॉलिसिटर जनरल, जो केस रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सॉलिसिटर जनरल है। जैसे कहा जाता है कि जब स्टेट रिप्रेजेंट करता है केस को, तो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट खुद लड़ने नहीं आती, ऑब्वियसली सॉलिसिटर जनरल लड़ते हैं या फिर अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को बोला, न्यू हु पेरियार वाज। मेहता सेड ही न्यू हु पेरियार वाज। द हेट स्पीच cannot be justified just because of someone great said it. He sought the court's permission to play a clip from Kerala where a child during a PFI rally in May 22 had allegedly raised genocidal slogans against Hindus and Christians, but the bench did not oblige. The point is this कि पेरियार एक बड़े नेता हैं, उन्होंने स्टेटमेंट को पास किया और मेहता ने इस बात को बोला, जनरल तुषार मेहता ने इस बात को बोला कि हम उनको इस बात पे छोड़ नहीं सकते, उनके पर FIR दाखिल की जानी चाहिए जहां पे इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और ये बात बोली जस्टिस मेहता ने। तो उसके ऊपर सवाल ये उठता है कि किसी के स्टेटमेंट पास करने पर क्या किसी को ऐसे किसी पार्टी को या गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए किसी एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट? अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ज्यादा खतरे की बात है, क्योंकि हर किसी के स्टेटमेंट पे अगर सरकार रिएक्ट करने लग जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ने लग जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि अगर सरकार दोनों चीजों को अलग अलग कर दे, धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर दे, तो इस समस्याओं का से निदान मिल सकता है। सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पेनल कोड प्रोहिबिट्स सिटीजंस फ्रॉम क्रिएटिंग डिसहार्मनी ऑफ फीलिंग्स और फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। 153A कहता है आईपीसी का कि किसी भी तरीके की डिसहार्मनी और को क्रिएट करने वाली फीलिंग्स और शत्रुता या हेट्रेड या ऐसी कोई भी बात जो दो डिफरेंट ग्रुप्स में झगड़ा या फसाद पैदा कर सके, नहीं करनी चाहिए। वो एक आईपीसी में प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है, इसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। हमारे देश में ये नियम है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में भी कई चीजें ऐसी आती हैं सेक्शन 18 में, जहां पे पहले भी सवाल उठाए गए हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हो, कि जनता में उनको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जो डेरोगेटरी हो या किसी को नुकसान पहुंचाते हो या किसी माइनॉरिटी को या किसी सेगमेंट ऑफ कम्युनिटी को हिट करते हो। पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आ चुका है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को या किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे को बहुत सोच समझ के बात बोलनी चाहिए। During the hearing, Justice Nagaratna said, fringe elements from all sides are indulging in hate speech. And where are we going in this question? There are orators like Jawaharlal Nehru, Pandit Atal Bihari Vajpayee. People from other states would assemble to hear their speeches. Look at freedom at midnight speech. Vajpayee's speech with couplets. People from rural areas used to come and hear. Unfortunately, people who have no stuff, fringe elements on every side are making these speeches. मतलब उन्हें कहने का मतलब वही है कि जब बड़े बड़े नेताओं को आप और नेताओं को भी देखिए जो अच्छी खासी बढ़िया स्पीच देते हैं, उनके स्पीच में ऐसी कोई बातें नहीं आती। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जहां पे ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं और उससे कि जेनोसाइड क्रिएट होते हैं, तो वो अपने आप में सोचने वाली बात है। फिर भी आप हम सबके लिए, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस बहस से पढ़ने के बजाय कि किसने क्या कहा, ये देखना कि हमारे बीइंग अ सिविल सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव या फिर बीइंग एन आईएएस, बीइंग आईपीएस, आईआरएस, अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ऐसी आती है जहां पर आपको ऐसी जगह डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए एज पर लॉ, एज पर फंडामेंटल राइट्स, तो आप अपना एक ओपिनियन तैयार करिए। हो सकता है ऐसा कोई सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर ऐसी घटना घट रही है जहां पर रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स है, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि अलग होने चाहिए, पर प्रेजेंट की सिचुएशन ये कहती है कि ऐसा है, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच देता है या ऐसी कोई झगड़ालू बात होती है, तो आप क्या करोगे? ये सवाल इस सवाल को दिमाग में रख करके आप अपना आंसर तैयार करिए। क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं जहां पर आप GS2 के लिहाज से लिख सकते हैं। पहले भी सवाल ऐसे पूछे गए हैं जहां पे सेक्युलरिज्म पे बात होती है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात हुई है, तो उन सवालों के सानिध्य में आप ऐसा कोई स्टेटमेंट तैयार करिए या फिर ऐसी कोई ओपिनियन तैयार करिए जो बीइंग एन आईएएस आप कह सकते हैं। किसी भी ग्रुप पे नहीं जाना है, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं बात करनी है, किसी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करना है, अपनी खुद की एक राय बनानी है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख करके, आईपी और साथ ही साथ लॉ को दिमाग में रख करके बनाएंगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इस तरह के स्टेटमेंट्स को पढ़ने से आपकी ओपिनियन भी क्लियर होती है। पूरा का पूरा आर्टिकल indianexpress.com पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक और आर्टिकल है, इंडिया हैड आइडिया ऑफ इलेक्टेड लीडर्स लॉन्ग बिफोर अदर्स। तो ये स्टेटमेंट पास किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। एक वर्चुअल मीट थी जिसमें कई देशों के हेड भी आए थे, यूएस, साउथ कोरिया के साथ जाम्बिया, नीदरलैंड्स और कोस्टारिका के हेड्स थे। वर्चुअल एड्रेस कर रहे थे सेकंड समिट ऑफ डेमोक्रेसी में, जहां पर उस बात को कहा कि हमारे देश में जो लीडर्स को चुनने की जो प्रथा है वो बाकी देशों से काफी पुरानी है या बाकी विश्व से काफी पुरानी है। द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ इंडिया वेयर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्टेड लीडर्स हैज बीन a common feature long before the rest of the world. तो इसको सपोर्ट करते हुए in our ancient epic Mahabharata, the first duty of citizens is described as choosing their leader. Our sacred Vedas speak of political power being exercised by broad-based consultative bodies. There are also so many historical references to public states in ancient India. तो ancient India की जब बात हो रही है तो आप महाभारत हो, चाहे वेदास हो, मौर्यन एम्पायर हो, आप मौर्यन के बाद आप वैदिक काल में जाइए, पोस्ट वैदिक काल में जाइए, उसके बाद भी आप और भी चीजों में देखें जहां पे लीडर्स को चुनने की प्रथा रही है। तो आप इसको हिस्ट्री के लिहाज से GS1 में जहां पे टॉपिक क्लियर कवर होता है वैदिक काल का और मॉडर्न एम्पायर का, वहां पे जाके आप
स्टेटमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से GS1 में इसको भी हम कवर कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को, और इसको लिख भी सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे आज या कल के वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि हम कैसे मैम कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल्स को क्वेश्चंस के साथ। तो जैसे मैंने आपको 2 आर्टिकल अभी दिखाए, जिसमें एक तो PM साहब ने स्टेटमेंट दिया है और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ऊपर बोला है स्टेट को। अच्छा, ये जो सवाल हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2022 से क्वेश्चन पेपर है, 18 और 19 क्वेश्चन नंबर है, 15 नंबर का, जिसमें 250 शब्द आपको लिखने हैं। सवाल को हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जो हमने समझा उसको क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहला सवाल है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। शब्द, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी इन रिलेशन टू कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। ठीक है, समझ में आता होगा सवाल। दूसरा है, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है और धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? सरसंगत उत्तर दीजिए, मतलब दोनों पक्ष आपको लिखने हैं, जस्टिफाई करना है। आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडिया फ्रॉम अ सेक्युलरिज्म? जस्टिफाई योर आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट में अगर आप देखें, यहाँ बात हो रही है इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज की बात हो रही है। जिस तरह का एनवायरनमेंट अभी आजकल बन पड़ा है, उसमें आप इंडियन सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है, कास्ट को लेकर के, रीजन को लेकर, रिलीजन को लेकर के एक नई बहस बनती हुई सी दिखती है, जिसमें हम समाज जो है, ये मेरी खुद की ओपिनियन है, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है। हर कोई अपने धर्म को लेकर के बहुत ही एक्सट्रीम पे पहुंचना चाहता है। आप किसी भी आप धर्म को उठा लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, में तो सबको ही आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, हर कोई एक्सट्रीम में जाकर के बढ़ चढ़ के अपनी एक नया यूटोपियन समाज बनाना चाह रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय, आपकी कुछ और हो सकती है। तो उस लिहाज से आप क्या लिखेंगे ये, और ये जो क्वेश्चन पेपर है GS1 है, राइट, GS1 में सवाल है, एक बार डबल चेक भी आप कर लीजिएगा। तो GS1 का क्वेश्चन है, अगर GS1 मैं यहाँ से हटा भी दूं, सपोज करिए रैंडम सवाल है, GS1 का नहीं, BEd2 का भी है, तो भी सोसाइटल एस्पेक्ट को लेकर के आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा सवाल है हमारा, जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा, उसमें कही गई है कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। तो उस केस में जो सेक्युलरिज्म के लिहाज से और साथ ही साथ हेट स्पीच का जो जो आजकल मौसम नहीं, एक बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया स्टेट इंपोर्टेंट है, तो क्या हम ऐसा सोसाइटी बना रहे हैं जहां पे सेक्युलरिज्म को दिमाग में रखते हुए या फिर धर्मनिरपेक्षता को दिमाग में रखते हुए हम क्या अपने बेसिक्स की तरफ नहीं लौट सकते हैं? हर कोई सहिष्णुता को खोता जा रहा है। बहुलता जो किस चीज की हो रही है, किसी को चोट पहुंचाने की बहुलता हो रही है। लीडर्स भी ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहे हैं जहां पे जो सीधे जाके जो कोर्ट में जाकर के रुकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर 250 शब्दों में अपनी ओपिनियन को लिखना है, तो आप इसे क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने इस आर्टिकल जो मैंने कहा? तो इस लिहाज से मैंने आपको दिखाया कि अगर आप आर्टिकल को पढ़ते हैं तो कोशिश करिए अपने सिलेबस को उठाइए और अपने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए क्या उसे कनेक्ट हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सीधा सीधा फिट बैठता है जो आज का आर्टिकल है। शब्दों को बदल दिया गया। अगर मैं सेक्युलरिज्म को लगा करके यहाँ पे हेट स्पीच कर लूं, टॉलरेंस की जगह हेट स्पीच लगा दूं और इन 2 शब्दों को हटा दूं, तो क्या हम आंसर को लिख सकते हैं? ऐसे आप थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा GS1 के क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आवर्स बिफोर हियरिंग इन SC, फैजल रीइंस्टेटेड एज लक्षद्वीप LS MP। तो लोकसभा MP की बात हो रही है, इनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी किया केरला हाई कोर्ट को कि कैसे आपने इनके ऊपर सेक्शंस लगाए, इनको फिर आपने कन्विक्ट किया, फिर उसके बाद आपने वापस लिया। तो उस केस को डिस्कस भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ भी लगाई हाई कोर्ट को, केरला हाई कोर्ट को, क्योंकि उनके ऊपर सेक्शन 8(3) RPA का लगा था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा ने डिस्क्वालीफाई किया था। उसके बाद जब उन्होंने अपील की तो उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया गया और उसके ऊपर जब लोकसभा ने उनको डिस्क्वालीफाई किया तो फिर दोबारा से रीइंस्टेट होने में दिक्कत, 2 महीने का गैप आ गया था, उनको रीइंस्टेट नहीं किया गया था। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और फाइनली उनको रीइंस्टेट कर दिया गया है। Now he also observed that section 8(3) of the RPA, which says a person convicted and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified। अच्छा, यही सेशन लगा हुआ है राहुल गांधी साहब के लिए भी। उनको 30 दिन का समय दिया गया है, उसके बीच में अपील कर सकते हैं। अपील के बाद अगर क्योंकि लोकल जो सेशन कोर्ट ने उनको सजा दी है, अगर वहां का अगर हाई कोर्ट उनको फिर स्टे कर देता है तो उनको रीइंस्टेट भी किया जा सकता है। तो उसी के लिहाज से ये कहा गया कि जो ये सजा है डिस्क्वालिफिकेशन की, 6 साल तक इंसान को मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करती है चुनाव में आगे आने के लिए।
इट्स ऑल्सो इम्पोज फॉर द 6 years पीरियड फॉर द डेट ऑफ रिलीज, जहां पर कन्विक्ट कराया था, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना चाहिए, लेकिन जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एम सिंघवी साहब, उन्होंने कहा नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं, ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए ऐसा होता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां पे एक्विटल नहीं हो रहा है बनता, मतलब जहां पे पुष्टि नहीं हो रही इस बात की कि वो दोषी है, तो उस केस में स्टे करार दिया जा सकता है। मोटा मोटी बात ये है कि हमको ये समझना है कि आईपीसी के कौन सेक्शन में, आईपीसी के कौन से सेक्शन पे उनको सजा हुई। राहुल गांधी केस में 499, मुझे इनका तो नहीं पता, राहुल गांधी केस में 499 500 लगा था आईपीसी का। उसके बाद आरपीए की जो सेक्शन सब सेक्शन है 83 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का 101 और 102 वाले जो सेक्शन है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगा। तीन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा, आईपीसी, आरपीए और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जा रहा है, किसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया लोकसभा ने, आरपीए कौन सेक्शन लगा जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई वो हुए, और आईपीसी के सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। ये जीएस2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है मेंस में, और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट बैठता है। मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर चुकी, वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, अच्छा, ये जो स्क्रीन हम देख रहे हैं इसमें एक नई चीज मुझे दिखाई दी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूं आपको, कि एक शब्द यूज हुआ है, एब्रीविएशन है ELV, मतलब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, जिसको MSTC के वेबसाइट पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स वो हैं जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, इंजन पुराने हो चुके हैं, ज्यादा तेल पीते हैं या फिर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ऐसे व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए MSTC जो मिनी भारत रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक वेबसाइट चालू करी है जहां पर आप जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने व्हीकल को, और स्क्रैप कर सकते हैं, और भी काफी चीजें आपको मिल जाएंगी उनकी वेबसाइट पे। समझने वाली बात यह है कि ये टर्म है ना, ये किसके अंदर आती है, वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, VVMP प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के तहत, जहां पे हम अपने 2030 के और 2070 के टारगेट्स को अचीव करने के लिए GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए एक, उनमें से कई सारी लिस्टिंग में ये भी कवायद है जहां पे पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाए। तो इसको आप उनकी वेबसाइट पे देखिएगा। मेरी समझ से प्री में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया आपकी सहूलियत के लिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, हाउ वेस्ट इज हाईजैकिंग G20। आर्टिकल लिखा है डेनिस एलिपोव ने, जो एम्बेसडर है रशिया के इंडिया के लिए, और इन्होंने ये लिखते हैं कि G20 इज अ लीडिंग फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, थ्रोइंग इन यूक्रेन इशू विल लीड टू इट्स फेलियर। मतलब G20 क्या है, एक ऐसा फोरम है जिसका टारगेट क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ध्यान देना, पर उसको यूक्रेन इशू में धकेला जा रहा है, और ये जो लीड करेगा फेलियर की तरफ। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, फेलियर। अब वो कहना चाह रहे हैं कि वो रशिया के एम्बेसडर हैं, तो जो चीजें वो मेंशन कर रहे हैं, काफी चीजें वो रशिया के रेफरेंस से लिखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ के अपनी बात को निकालेंगे। कह रहे हैं कि द करंट वर्ल्ड ऑर्डर इज अंडरगोइंग टेक्टोनिक चेंजेस, द मॉडल catering to the interest of the so-called North as a result of colonialism has ceased to exist। वो कहना exist कह रहे हैं कि जो वक्त चल रहा है इसमें टेक्टोनिक चेंजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड के करंट वर्ल्ड में टेक्टोनिक बदलाव हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो नॉर्थ के देशों ने साउथ के देशों में जो कॉलोनीज स्थापित करी थी वो फंडामेंटल खत्म हो चुका। मतलब हुआ क्या था कि अगर आप देखें तो नॉर्थ के देशों ने साउथ के जो देश है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज आती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज आती हैं, उनको कॉलोनीज बनाया था, उनके ऊपर डोमिनेट करके, उनके ऊपर अधिकार करके काफी सालों तक उनका शोषण किया। तो कहते हैं वो जो मॉडल है ना वो अब खत्म हो चुका है। मतलब अब साउथ के देशों को अपने हिसाब से सोचना चालू करना चाहिए, और साउथ के देशों में इंडिया भी आता है, अगर आपको याद हो, हम साउथ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं G20 की रेजिडेंसी के हिसाब से। तो उन्होंने कहा ये जो मॉडल है ये खत्म होना चाहिए, इन देशों को अपने बारे में सोचना चाहिए, और मल्टीपोलरिटी के बारे में भी समझना चाहिए, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, पावर सिर्फ कुछ देशों के हाथ में ना हो, जैसे US हुआ, चाइना हुआ, रशिया खुद हुआ, तो ये ना हो करके सबके हाथों में पावर होनी चाहिए। साथ ही साथ वो कहते हैं जो ये समस्याएं डिस्कस हो रही हैं आजकल, वो UN चार्टर को प्रोक्लेम करनी चाहिए। UN चार्टर में इक्वालिटी की बात होती है, वॉर ना करने की बात होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के प्रिविलेजेस में आके कभी कही नहीं जा सकती, लेकिन UN का काम है इसको प्रोक्लेम करना। आजकल जो बातें हो रही हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर जो क्रिएट किया जा रहा है, ये भी वेस्टर्न या पश्चिम के देशों की पॉलिटिक्स है, जो कॉलोनी वाले देश जो हैं, जो साउथ के देश हैं, उनके ऊपर फिर से एक डोमिनेशन बनाने की कवायद है। अच्छा, रूल बेस्ड ऑर्डर की जहां तक बात होती है तो AU KU इसको तो आप याद करते ही होंगे, जो भी डील हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया, UK, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ
अमेरिका भी है, राइट, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उसके साथ अगर आप देखें जापान को भी यहाँ जोड़ लेते हैं, तो पैसिफिक एरिया में ये देश चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर चले, और चाइना एक ऐसा देश है जो रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता है, और चाइना जो है वो रशिया का अलाय है इनडायरेक्टली, आजकल के टाइम में चल रहा है, राइट। तो रूल बेस्ड ऑर्डर की वो इसलिए रशिया कहना चाह रहा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर की जो नौटंकी है वो यूएस इंपोज करना चाहता है इस इलाके में, ताकि चाइना जैसे देश जो है वो बढ़ के आगे ना आ पाए, क्योंकि चाइना बहुत ही असर्टिव है, बहुत ही डोमिनेंट देश है और आगे बढ़ के आना चाहता है, ठीक है। उसके साथ नो वंडर दिस स्ट्रांगली रिजेंबल्स द कॉलोनियल टैक्टिक ऑफ डिवाइड एंड रूल, और ये भी एक टैक्टिक है कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल की, जो फिर से वेस्टर्न के देश यहाँ पश्चिम के देश यहाँ पे लाना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि रशिया फुली शेयर इंडियाज प्रायोरिटी, रशिया जो है पूरी प्रायोरिटी इंडिया को देना चाहता है। ऑब्वियसली जो इंडिया के संबंध रशिया से रहे काफी समय से, वो उसके लिहाज से ऐसा माना जाता है कि इंडिया रशिया के सामने एक ऐसा देश है जो हमेशा एक हेल्प की तरह ट्रीट किया गया, हेल्प मिलती रही है, राइट, चाहे वो तेल हो चाहे वो डिफेंस हो। तो उस लिहाज से, और अभी फिलहाल रशिया के अगेंस्ट वोट ना करने के लिए इंडिया ने एब्सटेन भी किया, तो एक अच्छा सा माहौल लगता है रशिया को इंडिया की तरफ से, तो वो प्रायोरिटी मानते हैं। साथ ही साथ G20 फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्ट्री हेल्ड इन न्यू दिल्ली मार्च 1 टू रिफॉर्म द प्राइमेसी ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। जो बात होती है मल्टीलेटरल मतलब कई पक्षों की बात होनी चाहिए, सिर्फ कुछ पक्षों या यूनिपोलर दुनिया नहीं होनी चाहिए। जो शक्तियां हैं वो कई सेंटर्स में, मतलब सबके पक्षों की बात होनी चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म की बात होनी चाहिए, बहुपक्षीय, राइट। दिस इज बिकॉज द डिविजन यूक्रेनियन इज बिलोंग इन यूएन एंड नॉट ऑन G20 एजेंडा। कहा जा रहा है यूक्रेन का जो फंडा है, जो झगड़ा है जिसपे रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करे, वो भी पश्चिम की पॉलिसीज का ही नतीजा है। वो कहते हैं जो इलीगल इन्वेजन हुए यूगोस्लाविया, लिबिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, जो नेटो कंट्रीज जो अपना प्रभाव बना के रखा है, और अब वो ईस्ट इन एशिया पैसिफिक में भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर की तरह काम करना चाहता है। वो गुड डीड्स नाटो के लिए हो सकती है, पर बाकी देशों के लिए ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि रशिया और चाइना देश चाहते हैं कि एशिया में यूएस की बहुमत ना बने, उसकी पावर यहाँ पे ना आए। वो खुद भी कहते हैं द सेल्फ सर्विंग पॉलिसी ऑफ द यूएस एंड इट्स allies have already put the world on the brink of catastrophe, provoking rollback in socio-economic development and deterioration of the situation in the poorest countries। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जो भी घटना घट रही है यूक्रेन में, उसके लिए रशिया कभी भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। देयर आर रियल रीजंस बिहाइंड यूक्रेन क्राइसिस गोइंग ग्लोबल एंड नॉट रशिया actions to protect itself. Since there is a persistent public bias, let me remind everyone that the military campaign in the Ukraine was not Russia's choice। मतलब जो यूक्रेन में हो रहा है वो रशिया की चॉइस नहीं थी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी उठाते हैं कि जहां पे यूएन चार्टर में सोवरेन इक्वालिटी की बात होती है, यूनिलेटरल सैंक्शंस की बात होती है, अनफेयर कंपटीशन की बात होती है, डबल स्टैंडर्ड्स की बात होती है, तो वो कहते हैं अगर रशिया की जगह कोई और भी देश होता, सोवरेन जैसे कोई भी और देश होता, तो अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए सेम काम करता। लेकिन यूक्रेन की जो घटना G20 में उठाई जा रही है रह करके, वो उसके जो टारगेट को डाइवर्जन देने की बराबर है। The unifying agenda proposed by India's G20 presidency under the motto One Earth, One Family, One Future is critical importance. It can restore confidence in the multilateral diplomacy, prevent fragmentation of the वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रिकवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे कि वो कहना चाह रहे हैं कि G20 का जो मुद्दा कुछ और है, उनको यूक्रेन क्राइसिस दिखा के भटकाया जा रहा है। रशिया कभी भी नहीं चाहता था कि यूक्रेन को वो दबाए या अपने प्रेशर में ले, लेकिन जो ये कर रहा है वो वेस्टर्न नेशंस की वजह से ऐसा है। द रशिया इज कमिटेड टू वर्किंग क्लोजली विद इन द इंडियन प्रेसिडेंसी एंड इट्स पार्टिसिपेटिंग actively in all G20 ministerial tracks to contribute to a successful summit in New Delhi। ठीक है, बात समझ में आती है। तो इसको आप आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अपने IR वाले सेक्शन में इसमें नोट्स बना लीजिए, बार बार पढ़ के। उन बच्चों के लिए उसको पढ़ना जरूरी है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको पता ही नहीं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जरूर उसको पढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल में है नॉट जस्ट राशन स्मार्ट पीडीएस स्कीम हैज एप्लीकेशंस अक्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। लिखा है इसको सुधांशु पांडे साहब ने। वो लिखते हैं कि जो हम टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत जो हम पीडीएस सिस्टम को यूज करके लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अगर उसमें कोई रिफॉर्म करना है या उसको आपको स्मार्ट पीडीएस बनाना है, तो आपके पास डेटा होना चाहिए जो हमारे पास कम है। हम जितने लोगों को कैटर करते हैं अपने देश में हर महीने, वो कितने हैं? 81 करोड़ लगभग लोग हैं जिनको हर महीने आप टीपीडीएस से
आप फायदा पहुंचाते हैं या फूड सिक्योरिटी पहुंचाते हैं। अब अगर इसमें आप रिफॉर्म करना चाहते हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए। द लैक ऑफ डेटा ऑन कंजम्पशन एंड मोबिलिटी पैटर्न्स वाज अ बिग चैलेंज फॉर प्लानर्स टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ क्रिटिकल सेंट्रल वेलफेयर स्कीम to the most vulnerable sections. The Smart Periods Initiative will go a long way in addressing this deficit. ठीक है, इसी को पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने इस आर्टिकल में, और कुछ फायदे भी हैं जिसको समझा रहे हैं कि इस सिस्टम को जो स्मार्ट पीडीएस लाना चाहते हैं, जिसमें आधार के आधार पे या फिर उनको नेटवर्क की कनेक्टिविटी के आधार पे या किसी और सिस्टम को एड ऑन करके वो पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को, डिवाइस को लगा करके लोग सही लोगों तक अनाज पहुंचे, कम गड़बड़ियां हो, कम घपलत हो, उसके लिहाज से कुछ ऑब्जेक्टिव लेती है सरकार। वो क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड को लगाने की बात है, क्रिएशन ऑफ नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी फॉर डी डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरी राशन कार्ड डेटा, क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स अक्रॉस राशन कार्ड मैनेजमेंट, एलोकेशन सप्लाई चेन ऑफ फूड ग्रेन एंड एफपीएस ऑटोमेशन। अच्छा, कोई अगर आपसे ये पूछे कि ये कहते हैं कि डेटा होना चाहिए, डेटा की बात होती है, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इन दिस एंटायर कंट्री? क्या तरीका सुझा सकते हैं सरकार को कि अगर आपको डेटा कलेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले दिमाग में जो मेरे आया वो ये है कि सेंसस। अभी तक अगर आपको याद हो कि अभी तक हमारे देश में सेंसस नहीं हुई है, तो अगर सेंसस हो जाए, इस जो अभी होनी है, जो एक्सटेंड कर दी गई है, तो उससे बहुत ही बड़ा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप टारगेटेड टीडीपीएस को सुधार सकते हो, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से जो आप एड ऑन करना चाहते हो, जहां पे आधार यूज करके और मेथड्स को यूज करके आप उसको और बढ़िया तरीके से बना के लोगों तक अनाज पहुंचाना चाहते हैं, या जो भी आपका राशन पहुंचाने का तरीका है वो सुधर सकता है। इसके अलावा कोई और मेथड अगर आपके दिमाग में आता है डेटा कलेक्ट करने का, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये हमारा जो टॉपिक है वो जीएस 1 में और जीएस 3 में यूज किया जा सकता है क्वेश्चन फ्रेमिंग में। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ में है कि सूकी की जो पार्टी है म्यांमार में, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। जो लोग बैकग्राउंड नहीं जानते हैं उनके साथ मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, जहां पे मैंने डिटेल में बताया कि जुंटा कौन है और जुंटा एक्चुअली क्या हो रहा है, म्यांमार की कहानी क्या है। मैंने एक बड़ा डिटेल वीडियो बनाया था। तो कहने की बात यह है, बैकग्राउंड आप खुद सर्च करें, उसके से बैकग्राउंड से आगे आते हैं तो जुंटा इलेक्शन जो की बात जो होती है, जो म्यांमार में इसमें राज करती है जो पार्टी, उनको जुंटास कहते हैं। एक्चुअली मिलिट्री रूल है ऐसे मानिए, और उनकी फिलहाल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आंग सान सूकी की जो पार्टी है एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, को डिसॉल्व कर दिया गया है। और जो 1988 की पार्टी थी, अगर आपको पता हो कि आंग सान सूकी को फेयर तरीके से चुनाव जीतने के बाद वहां की मिलिट्री, जिसको जुंटा कहते हैं, उनको जेल में डाल दिया था। अभी वो 33 साल का सेंटेंस सर्व कर रही है, साथ में 80 और लीडर्स हैं जो जेल में बंद हैं। और फिलहाल के लिए, जैसा कि उनका संविधान कहता है, अब उनकी चुनाव की बारी है। कहां पे? म्यांमार में। लेकिन उनकी पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया। वहां के जनरल मिंग ओंग हिलांग प्रॉमिस करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लेकिन जब आप अपोजिशन पार्टी को ही जेल में डाल दोगे तो आपको क्या लगता है, क्या फेयर चुनाव है? फेयर चुनाव हो ही नहीं सकता है। तो उस केस में इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है। हम इसकी हिस्ट्री ऑलरेडी मैं जानती हूँ, मैं समझ चुकी हूँ। जो बच्चे जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं जानते हैं उसको पूरा पढ़े। फिलहाल के लिए ये है कि इलेक्शन जो होने की बात हो रही है म्यांमार में, वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। अगर जहां तक कि हम डेमोक्रेसी के की एलिमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का की एलिमेंट है, उसका पहला एक एलिमेंट ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जहां पे दो अपोजिशन पार्टी हो, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, एक बंदा एक ही वोट देता हो, और साथ ही साथ वो बिना किसी प्रेशर के वोट करे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक की एलिमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का। अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चैप्टर 1 है डेमोक्रेसी वाला, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा एलिब्रेट लगे यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अंडर द मिलिट्री ड्राफ्टेड 2008 कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी कैन बी इम्पोज ओनली फॉर 2 years। उन्होंने, जैसा कि संविधान लिखा है 2008 में मिलिट्री ने ड्राफ्ट किया, उसमें लिखा है कि इमरजेंसी के 2 साल बाद, मतलब ओनली 2 साल तक इमरजेंसी रह सकती है, उसके बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। लेकिन जैसा कि उसको पहले एक्सटेंड किया जा चुका है, इस इमरजेंसी को भी एक्सटेंड किया जा चुका है वहां की जुंटा सरकार के द्वारा। और अब ऐसा लगता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन की जो वादा है पूरा होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब आपने पार्टी को डिसॉल्व कर दिया, जो आपकी अपोजिशन पार्टी थी, वो तो पहले ही जब उनको हाउस अरेस्ट करार दिया गया, उसके बाद फिर से सेंटेंस करार दिया गया आंग सान सू की को, उसके बाद से वहां की जो
हालत है वो काफी खराब होती दिखती है, और वहां की डेमोक्रेसी की बात तो अलग है, वहां की जो डेवलपमेंट वाली चीजें हैं वो भी काफी खराब होती दिखती हैं। ठीक है, तो इसके लिहाज से एक न्यूज है, आईआर के लिहाज से आपको पता होना चाहिए हमारा पड़ोस का देश है कि म्यांमार में क्या हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है 2020 से 30 तक पॉसिबल लॉस्ट डिकेड। ऐसा डेटा आया है कि अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, द ग्लोबल एवरेज पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू अ 3 decade low of 2.2% अ ईयर बिटवीन नाउ एंड 2030। ये डेटा पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर से इसको पढ़ लेते हैं, जहां पे एक्चुअल जीडीपी आपको दिख रहा होगा इमर्जिंग कंट्रीज का, उसके साथ ही आपका लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज की बात हो रही है। तो ईएमडीज का आप अगर आप देख लें, इमर्जिंग एडवांस इकोनॉमीज और वर्ल्ड का, तो इसमें आप देखेंगे कि 22 से 30 वाला जो है 5% यहाँ दिखा रहा है, उसमें एडवांस का 1.4 दिखा रहा है, मतलब पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ में देख रही हूँ 22 से 30 वाली, और यहाँ पे 2.2। तो वर्ल्ड की ग्रोथ के हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए, उस पे मेजर एजेंडा है। तो बूस्टिंग ग्लोबल ग्रोथ में क्या होना चाहिए, 6 प्रायोरिटीज बताता है ये डेटा। उसके लिहाज से इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट इनटू द इकोनॉमी, बूस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए, कट ट्रेड कॉस्ट को कम करना चाहिए, कैपिटलाइज ऑन सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, वहीं पे एक्सपोर्ट हो भी रहा है क्योंकि आजकल, इम्प्रूव ग्लोबल कोऑपरेशन और इंश्योर दैट फिजिकल पॉलिसीज, ये सारी चीजें हैं जहां हमको ग्लोबल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बूस्ट करना चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए, इवन दो इंडिया हैज लॉस्ट इट्स ग्रोथ मोमेंटम ओवर द पास्ट 2 decades, इट इज एंड विल लाइकली रिमेन अ ग्लोबल लीडर, तभी भी हम ग्लोबल लीडर बनने के काबिल हैं। इंडिया फॉल्स अंडर साउथ एशियन रीजन एसएआर, व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईएमडीज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द डिकेड। तो हम इस रीजन में आगे हैं, कई देशों से आगे हैं। टू बी श्योर, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द एसएआर आउटपुट। एसएआर इंक्लूड्स कौन से, एसएआर में कौन से देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। याद रखिएगा, प्रीम पूछा जा सकता है एसएआर में कौन कौन से देश, एसएआर है क्या एक्चुअली, वो पूछा सकता है। तो साउथ एशियन रीजन में इन देशों में हमारी इकोनॉमी बेटर कर रही है, तो हमें उस लिहाज से अपने आउटपुट को बरकरार रखने के लिए इन सारे मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा जीएसटी में सीधे कंट्रीब्यूट करता है, प्री और मेंस के लिहाज से हमें याद रखने लायक है। अच्छा, अब न्यूज जो है वो इंटरनेशनल न्यूज में, ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है इजराइल और यूएस की, तो इंटरनेशनल न्यूज है। इसमें ये अगर आपको याद हो, हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले डिस्कस किया था कि इजराइल में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पे वहां के जुडिशरी में चेंजेस लाने की बात है। तो उसमें क्या बात हुई अब कि नेतन्याहू बाइडेन एक्सचेंज शार्प वर्ड ओवर जुडिशियल सिस्टम ओवरऑल। तो बाइडेन साहब ने इजराइल को कहा है, या फिर नेतन्याहू साहब को कहा है कि आप कुछ बीच का रास्ता निकालिए और जुडिशियल सिस्टम करिए। ठीक है, तो इसके लिहाज से कई बातें, शार्प वर्ड का मतलब होता है काफी तीखे शब्दों को आदान प्रदान किया गया, कि उन्होंने कहा ऐसा आप बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल को यूएस का अलाय माना जाता है इनडायरेक्टली। तो वहां की पॉलिटिक्स में अमेरिकन पॉलिटिक्स का हाथ होना एक बड़ा इतिहास है। तो इस लिहाज से उन्होंने इस बात को कहा कि आप बीच का रास्ता निकालिए और चेंजेस तो करिए। फिलहाल वहां पे जो बिल आने वाला था, जहां पे जुडिशरी चेंज होने वाली है, जुडिशरी में चेंजेस आने वाले हैं, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इम्तिहार बेन गिवर, अ क्लोज नेतन्याहू ally and minister in the charge of police, told Israel's army radio that Israel is not an other star in the American flag। इस बात को समझिए कि उन्होंने कहा, जो अलाय है नेतन्याहू साहब के, उन्होंने कहा कि हम वी आर नॉट एन अदर स्टार इन द अमेरिकन फ्लैग। जैसा कि अमेरिकन फ्लैग में दूसरे कई सारे स्टार्स हैं, तो हम एक सितारा नहीं है उनके झंडे में, मतलब जैसा वो कहेंगे वैसा हम करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मतलब प्रोटेस्ट चलने, 2 दिन प्रोटेस्ट चला, उस केस में वो बीच का रास्ता निकालने की सोच रही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां की सरकार को झटका पड़ सकता है। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान हाउस ने भी बिल पास किया है, जहां पे चीफ जस्टिस या जुडिशरी को की पावर्स में चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या था, द बिल प्रोवाइड्स दैट 3 सीनियर मोस्ट जजेस विल डिसाइड अबाउट द सो मोटू एक्शन ऑन एनी इशू। मतलब पहले क्या था कि सिर्फ चीफ जस्टिस को ही अथॉरिटी थी, प्रेरोगेटिव था कि वो सुमोटू मतलब खुद से संज्ञान ले सकते थे केसेस का। लेकिन अब ये बिल कहता है कि सीनियर मोस्ट जजेस विल डिसाइड, से वही डिसाइड करेंगे उन केसेस को जिनको वो सुमोटू संज्ञान ले सकते हैं, खुद से पिक करके उसको पॉइंटर लेकर के मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। नाउ द बिल ऑल्सो इंक्लूड अ क्लॉज रिगार्डिंग द राइट ऑफ चैलेंजिंग द डिसीजन विच कुड बी फाइल्ड विद इन 30 days एंड विल बी फिक्स्ड फॉर अ हियरिंग इन 20 weeks। तो कहना चाहिए चीफ
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक नियम बनाया गया जहां पे उनकी अथॉरिटी थोड़ी कम की गई है। और जो इसराइल में भी यही बात हो रही है कि वहां पे भी जुडिशरी के सिस्टम को लेकर के चेंजेस की बात है, जिसमें बाइडेन साहब ने, यूएस गवर्नमेंट ने इसराइल गवर्नमेंट को ऐसा बोला। आप इस छोटा सा आर्टिकल यहाँ देख रहे हैं ना, चाइना इशू वार्निंग एज ताइवान लीडर विजिट यूएस। देखिए चाइना ने वार्न किया है ताइवान को कि उनके लीडर ने जो विजिट किया है यूएस को, तो वार्न किया है क्योंकि अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की न्यूज है कि होंडुरास से चाइना ने दोस्ती कर ली है, क्योंकि होंडुरास ये मानता है कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और चाइना भी क्लेम करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। तो होंडुरास ने इसको सपोर्ट किया है, इसलिए दोस्ती बढ़ गई है चाइना और होंडुरास की। और फिर देखिए आप ने वार्न भी किया है ताइवान को अगर वो यूएस लीडर से मिलते हैं तो ये आपके आईआर वाले सेक्शन में और आपकी नॉलेज को बढ़ाता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखते हैं एक सवाल, जैसे कि हम कनेक्ट कर रहे हैं आज कि कैसे हम आर्टिकल्स को सवालों से जोड़ें। तो सवाल कहता है 2021 का सवाल है और ये जीएस 2 का पेपर है जहां पे लिखा है द यूएसए। आप चेक कर लीजिएगा GS2 GS1 आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गई स्क्रीनशॉट के वैसे जो पहला वाला क्वेश्चन पेपर था वो GS1 था और ये वाला 2 होना चाहिए, पर फिर भी मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बता रही हूँ। तो GS1 2 में कोई भी एक सवाल उसमें से लिया है मैंने और दोनों ही पेपर 22 और 21 के हैं। द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना। तो आप ध्यान दीजिए यूएसए अभी जो प्रेजेंट हालात जो हैं, ये सवाल बिल्कुल फिट बैठता है उसके ऊपर। द यूएसए इज फेसिंग एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन एक्सप्लेन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसी स्थिति खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण विवेचना कीजिए। यस बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सोवियत यूनियन, अब आप खुद देखिए ना इस प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम चाइना की जगह ये लिख दें कि एक न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, दिस इज अ एरा ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, या फिर दिस इज अ एरा ऑफ अ न्यू वर्सो पैक्ट, कल परसों में देखा था वर्सो पैक्ट, राइट। अगर हम ये लिख दें तो क्या ये सवाल पूरा नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि अब नए ऐसा लगता है शक्तियां फिर से अलग अलग गुटों में बट गई हैं और नए प्लेयर्स आ गए खेलने के लिए। चाइना था पहले, यहाँ पे सोवियत रूस था, यहाँ पे सोवियत यूनियन कहा जाता था उसको, यूएसएसआर था, अब चाइना आ गया। चाइना ने बागडोर संभाल ली है सोवियत यूनियन की जगह और चाइना सुपर पावर बनने के लिए यूएस को हर तरीके से पछाड़ना चाहता है। तो आज की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें सवाल बिल्कुल फिट बैठता है, 150 वर्ड्स का है और आपको लिखना है। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट करें, आई होप कि उनको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपको सिलेबस बिल्कुल पता हो, क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर की बुक हमेशा रखिए, चाहे न्यूज पढ़िए, चाहे आर्टिकल पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, आप उसमें से निकालिए आपकी मतलब की चीज क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बताता है कि एनक्लैट ने जो मुद्दा चल रहा था गूगल का, उनको फाइनली 1338 करोड़ का फाइन चार्ज किया है गूगल को, और जो उनकी अनफेयर प्रैक्टिसेस थी एंड्रॉइड सिस्टम को लेकर के। ये लंबी एक कहानी है, उसे मैंने वीडियो बनाया, मैं शेयर कर दूंगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से फाइनली उन्होंने कहा कि एनक्लैट ने जो आपको जो कहा है फाइन पे करने के लिए वो आप पे कीजिए, वहां से कहानी फिर शुरू होती है। और एनक्लैट ने फाइनली 1338 करोड़ का फाइन गूगल पे लगा दिया है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ पार्शियल रिलीफ भी दिया है और कुछ चीजें गूगल ने कही भी हैं कि हम ये चीजें करते हैं और हम बहुत नुकसान नहीं कर रहे हैं एंड्रॉइड सिस्टम का, लेकिन फिर भी ये बड़ा अमाउंट है। उसके साथ ही सेबी ने अप्रूव कर दिया है एएसबीए लाइक फैसिलिटी। बता दीजिए एसबीए क्या है। एसबीए का फुल फॉर्म समझ लीजिए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसका मतलब ये है कि जो आईपीओ आते हैं ना, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई कंपनी जब मार्केट में पहली बार शेयर लाती है स्टॉक मार्केट में तो आईपीओ के तहत लाती है। तो एएसबीए में क्या होगा, जो आईपीओ में पहला अमाउंट दिया जाता है अपने शेयर को खरीदने के लिए, एक एप्लीकेशन मनी दी जाती है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी। तो इसके बाद एएसबीए के बाद वो एप्लीकेशन मनी ब्लॉक करने का सिस्टम चालू हो जाएगा। मतलब जो पैसा आप पहले देंगे, सबसे पहले एक इंस्टॉलमेंट देंगे, उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं, अपने शेयर को होल्ड करने के लिए, उसको ब्लॉक करने की का सिस्टम आ गया है। उसको ब्लॉक करने के बाद आप चाहे तो रिमेनिंग अमाउंट दें या ना दें, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपसे ले या ना ले, आप दे नहीं पाते हैं तो, लेकिन जो पैसा आप एप्लीकेशन मनी में देंगे वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये न्यूज और बढ़ती है आगे आने वाले टाइम में और आपके GS3 में कहीं ना कहीं कवर होती है तो मैं इसको और समझाऊंगी, अदरवाइज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। एएसबीए पढ़ लीजिएगा, एएसबीए किससे जुड़ा हुआ है, सेबी से। इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट।
इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस रामनवमी के दिन। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप। और वो सवाल जो जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम सवालों को आर्टिकल से कैसे कनेक्ट करें, आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी भी अगर डाउट है तो मैं आगे आने वाले वीडियोज में कोशिश करूंगी इनको और एक्सप्लेन करने की। तब तक तैयारी करते रहिए।